हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 30 के रूल 1 से लेकर के रूल 10 के बारे में बात करेंगे। इसमें जो ऑर्डर 30 है वो जो फर्म्स हैं या ऐसे ज्वाइंट्स, कुछ लोग जो कारोबार करते हैं उनके बारे में दावे कैसे होंगे, उन पर दावा कैसे किया जाएगा, इन सब के बारे में बात करता है। इसका रूल 1 कहता है भागीदारों के का फर्म के नाम से वाद लाना। भागीदारों का फर्म के नाम से वाद लाना। अगर दो या अधिक भागीदार हैं या दो या अधिक मिलकर के एक साथ कोई कारोबार करते हैं, पार्टनरशिप डीड है, या दो या अधिक लोग मिलकर के एक फर्म बना लेते हैं, उस फर्म के तहत काम करते हैं और उनमें से कोई पक्षकार अगर विवाद हो जाता है तो वह पक्षकार उस फर्म या पार्टनरशिप डीड या भागीदार या कारोबारी के विरुद्ध दावा कर सकता है और जो व्यक्ति उन पर दावा करेगा वह व्यक्ति ही उस पर दस्तखत करेगा और हस्ताक्षर करेगा। बशर्ते क्या है कि वो कारोबार या पार्टनरशिप या जो भागीदारी फर्म है वो फर्म भारत में बिजनेस कर रही हो, भारत के भीतर कर रही हो, और जिस समय वो भागीदार वाद ला रहा है या उस पर किया जा रहा है, वो जब उसकी वाद की घटना घटी है, इश्यूज हुआ, उस समय उस फर्म का या पार्टनरशिप का भागीदार रहा है, उस समय एट ये वर्किंग पर वो रहा है, तभी ये उसमें से वाद कर सकेगा। अब इसका रूल 2 कहता है भागीदारों के नाम का प्रकट किया जाना। अब इसमें से कहा कि एक फर्म है, सपोज करते हैं एक फर्म है या पार्टनरशिप डीड है, उनमें से एक व्यक्ति दावा कर देता है बाकी सारे व्यक्तियों पर, तो जो प्रतिवादी होंगे वो प्रतिवादी उस व्यक्ति से जिसने दावा किया है या वादी से प्रश्न पूछता है लिखित में कि उसके होल भागीदार जो उस फर्म के या पार्टनरशिप डीड के कौन कौन है, तो उस व्यक्ति को, वादी को या जिसने दावा दाखिल किया है उसको संपूर्ण उस भागीदारी फर्म के लोगों के नाम पते विधिवत देने पड़ेंगे। यदि वह ऐसा नहीं करता है या देने में चूक करता है तो उसकी कार्रवाई को कोर्ट रोक सकती है। और जैसे ही वह सबके नाम पते दे देता है कि सबको पक्षकार बनाया गया है और इतने सारे लोग उसके भागीदार हैं, वैसे ही वो दावा जो है वो चालू कर दिया जाएगा। तो ये बात इसमें से कहा कि प्रतिवादी या उसका प्लीडर, जो व्यक्ति दावा कर रहा है वादी, उससे उस बात को पूछेगा कि उस पार्टनरशिप में या फर्म में से कितने लोग भागीदार हैं, उसको उसका डिटेल बताना पड़ेगा। अब इसमें रूल 3 कहा गया है तामीला। जो तामीला है वो कैसे होगा और किस पर किया जाएगा। तो जो एक पार्टनरशिप डीड है या पार्टनरशिप के तहत कारोबार कर रहे हैं या कोई फर्म है, अगर वो कंबाइंड है, मतलब 10 उसमें से ज्वाइंट लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो उनमें से उस फर्म जहां पर काम फर्म है वहां पर कोई भी एक व्यक्ति उन सब के बिहाफ पर अगर रिसीव कर लेता है नोटिस, तो ये माना जाएगा कि उन सब को वह सूचना हो गई है और सबके बिहाफ पर वह वो जो है नोटिस प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि वह जो फर्म है उस जगह पर हो, वहीं पर उसको रिसीव कराया जाए। अब इसका रूल 4 कहता है, रूल 3 रिसीविंग हो गया, रूल 4 कहता है भागीदार की मृत्यु पर वाद का अधिकार। अगर कोई पार्टनरशिप है या पार्टनर है या कोई जो कार्य कर रहा है फर्म में किसी के साथ ज्वाइंट फर्म करने के बाद में,
और उस व्यक्ति की, दो या दो से अधिक व्यक्ति है उनमें से किसी एक की या दो की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु में जरूरी नहीं है कि उसके उत्तराधिकारियों को या उसके विधिक प्रतिनिधियों को उसमें पक्षकार बनाया जाए। ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसकी पार्टनरशिप डीड में या उसके फर्म में उसके विधिक उत्तराधिकारियों के बारे में क्या कंडीशन लिखी हो। अगर उनके विधिक उत्तराधिकारियों को लिखा गया कि उसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक उत्तराधिकारी इसके पार्टनर होंगे, तब तो बनाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति मर गया तो उसके विधिक उत्तराधिकारियों को उसमें से पक्षकार बनाया जाए। ये बात इसका रूल 4 कहता है। अब रूल 5 कहता है कि सूचना की तामीला किस हैसियत में की जाएगी। जो कोर्ट नोटिस जारी करेगा रूल 3 के तहत, उस नोटिस में ये बात क्लियर लिखी होगी कि वह व्यक्ति कौन है। उसमें लिखित होगा कि तामीला में वह भागीदार है, पार्टनर है या प्रबंध करता है। उसका जो है, जो प्रबंध कर रहा वो है, या उसमें से ये भी कहा जा सकता है कि वह कोई अन्य व्यक्ति है उस फर्म का। अगर कर्मचारी है तो कर्मचारी लिखा जाएगा, अगर उसका पार्टनर है तो पार्टनर लिखा जाएगा, अगर उसका सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी लिखा जाएगा, अगर उसका भागीदार है तो भागीदार, अगर उसका प्रबंध करता है तो प्रबंध करता। तो रूल 5 में यह कहा गया कि जो व्यक्ति उस फर्म का जिस कैटेगरी, जिस हैसियत का है, उसकी हैसियत के हिसाब से उसको इंडिकेट करके उसके पते पर उसको नोटिस भेजा जाएगा, उस पर तामीला कराया जाएगा। अब रूल इसका 6 कहता है भागीदारों की उपसंजाति। भागीदारों की उपसंजाति, अगर भागीदार की हैसियत के हिसाब से वाद लाया जाता है कि अलग अलग सबको अपने पार्टी बनाया गया, तो अलग अलग उनके नाम, उनके पते, उनके सारे डिटेल्स होंगे, और जो शेष होंगे, जो कंपनी के ही व्यक्ति, फर्म के ही केवल व्यक्ति होंगे, उनका कंपनी के पते पर नाम होगा। लेकिन अगर सेपरेट उन्होंने कहा है कि सेपरेट उनका है, तो उनका सेपरेट संपूर्ण डिटेल डाल करके उन पर तामीला कराया जाएगा। ये बात रूल 6 कहता है। अब रूल 7 इसका कहता है भागीदारों द्वारा ही उपसंजात होगी, अन्यथा नहीं। अब जब स्पेशली किसी फर्म के या पार्टनरशिप डीड के या जो ग्रुप में कार्य कर रहे हैं उनके स्पेशली उनके नाम से, पते से, उनके पिता के नाम से उनको पक्षकार बनाया गया है, तब अगर वो स्वयं उपस्थित होंगे तो उनको स्वयं उपस्थित होना होगा या अपने प्लीडर के द्वारा उपस्थित होंगे। अगर पार्टिकुलर कंपनी के नाम से बनाया गया है और वो पार्टनर है उसका, तो जरूरी नहीं कि वो उपस्थित हो। लेकिन अगर स्पेशली उसको बनाया गया है तो उसको स्वयं उपस्थित होना होगा। अब इसका ये तो बात हो गई रूल 7 की। अब रूल 8 कहता है अभ्याप्तिपूर्वक उपसंजाति, अपीयरेंस अंडर प्रोटेस्ट। ये रूल 8 कहता है। रूल 8 में क्या कहा गया कि जो किसी समय भागीदार था, कोई फर्म है या पार्टनरशिप है या वर्किंग ग्रुप है, वो कभी भी उस फर्म का या पार्टनरशिप डीड का या वर्किंग ग्रुप का रहा है सदस्य, चाहे वो भागीदार की हैसियत से रहा हो, चाहे कुछ परसेंटेज की हैसियत से रहा हो, या किसी प्रकार की हैसियत से रहा हो, अगर वो कभी उस फर्म का अगर भागीदार रहा है तो उसको समन प्राप्त होता है, तो जवाब हेतु उसको उपस्थित होना होगा और अपनी कंडीशन बतानी होगी कि मैं इस समय यहाँ पर इस पद पर इस तरीके से वर्किंग में था, लेकिन इस कारण से या इस वजह से अब वर्किंग में नहीं। ये नहीं कि वो कार्य नहीं कर रहा है और वो उपस्थित ही ना हो कि हमारा से क्या मतलब, लेकिन ऐसा नहीं। वह अगर कभी भी उस फर्म का, उस पार्टनरशिप का या उस ग्रुप वर्किंग का पार्ट रहा है या सदस्य रहा है, तो उसको उपस्थित हो करके और पूर्ण क्लियर करना पड़ेगा कोर्ट को कि वह भागीदार की हैसियत से वो दायित्व रखता था या किस हैसियत से दायित्व रखता था, और उसका उस
पार्ट में, उस फर्म में क्या रोल है। तो ये बात उसको अपने प्रतिवादी के रूप में फाइल करना पड़ेगा। अब इसका रूल 9 कहता है सहभागीदारों के बीच में वाद। जो सहभागीदार हैं, जो सूट बिटवीन को पार्टनर्स। अब को पार्टनर्स पहली बात होते क्या है, अभी तो एक कंपनी की बात हो रही थी, एक फर्म की बात हो रही थी, एक पार्टनरशिप डीड की बात हो रही थी, एक ग्रुप के लोगों की बात हो रही थी। अब सपोज करते दो फर्म्स हैं, एक फर्म ए है, एक फर्म बी है। फर्म ए में एक्स का पार्टनरशिप है और फर्म बी में भी एक्स का पार्टनर है, एक्स है। मतलब दो फर्में हैं या तीन फर्में हैं, उन फर्मों में से कुछ कॉमन व्यक्ति हैं जिनका हिस्सा है उनमें, या पार्टनर हैं, या उस कंपनी में कुछ ना कुछ हैं, ऐसे को पार्टनर है। मतलब एक कंपनी में है और दूसरी कंपनी में भी है। अगर ऐसे में है तो एक या अधिक सहभागीदार है तो निष्पादन की कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि कोर्ट उसकी अनुमति ना दे। क्यों? क्योंकि मान लेते एक कंपनी में उसने किया और उसकी दूसरी कंपनी में पार्टनरशिप या भागीदार है, तो उसको पक्षकार नहीं बनाया गया और उसका ये जो है ऑर्डर या डिसाइड कर दिया गया, तो फिर एग्जीक्यूशन कराया जाएगा तो उसका अहित होगा। इसलिए कहा गया है कि जब को पार्टनर्स होंगे, मतलब एक कंपनी में भी है और दूसरी कंपनी में भी उसका शेयर है, तो ऐसे में एग्जीक्यूशन बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं कराया जाएगा। जब कोर्ट निष्पादन कराएगी तो पहले उसके सारे अभिलेखों की जांच करेगी ऐसे फर्म्स की, कि इसमें कौन कौन है, उसका क्या रोल है। वो जब जांच हो जाएगी तभी उसका निष्पादन के लिए कोर्ट आदेश दे सकता है, अदरवाइज कोर्ट उसके निष्पादन का आदेश नहीं देगी। अब इसमें रूल 10 कहा स्वयं अपने नाम से भिन्न नाम से कारोबार चलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वाद। अब एक व्यक्ति है जो अपने नाम से न चला करके किसी अन्य व्यक्ति के नाम, सपोज करते वो अपने पिता के नाम से व्यापार करता है और उसके पिता के नाम के व्यापार में से 5 भाई है और या बहन है या अन्य लोग हैं, परिवार के लोग हैं, ग्रुप है जुड़ा हुआ है, और फादर के नाम से चला रहा है या अन्य कोई नाम से चला रहा है, लेकिन नाम से चला रहा व्यापार और व्यापार में या कोई कार्य, और उसमें से 4 से 6 लोग 10 लोग हैं, तो वो एज ए फर्म की तरह ही काम करेगा, एज ए फर्म की तरह ही काम करेगा। और उस फर्म के अगर उसमें कोई विवाद हो जाता है तो जो ऑर्डर 30 है इसी के रूल उसमें फॉलो होंगे और यही रूल उसमें से कार्य करेंगे, इन्हीं नियम के तहत उसमें वाद किए जाएंगे। तो ये बात इसमें रूल 10 में कहा कि अगर कोई अपना व्यापार या अन्य कोई कार्य भिन्न नाम से कर रहा है तो उस पे एज ए फर्म, एज ए पार्टनरशिप डीड, एज ए ग्रुप वर्किंग ही नियम ऑर्डर 30 के लगेंगे, अन्य कोई नियम उसमें से फॉलो नहीं होंगे। तो अभी ऑर्डर 30 में रूल 1 से लेकर के 10 तक जो फर्म्स हैं कि फर्म रजिस्टर्ड फर्म है या रजिस्टर्ड फर्म है, उन पर जो पार्टनर्स हैं या उनमें जो कार्य करने वाले हैं या उसमें जो परसेंटेज भागीदार हैं वो कैसे बात करेंगे, उनका तामीला क्या होगा, इस बात में ऑर्डर 30 एक्सप्लेन करता है। अब 31 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।